दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीय लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं? छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, प्यार प्रेम में पागल हो जाना और तो और अपने हाथों की नसें काट लेना, ये सब आज हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है। अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी सैयारा को देखकर लोग थिएटर में रोते हुए नजर आए। देखिए, इमोशनल सीन को देखकर आंखों का नम हो जाना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से फूट फूट कर रोना हम भारतीयों की मेंटल एबिलिटी को किस तरफ लेकर जा रहा है? क्यों लोग धीरे धीरे अपनी रैशनल एबिलिटी खोते जा रहे हैं? लोग बिना एक पल विचार किए पॉलिटिशियन, नेताओं, बाबाओं के भक्त बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लेडी नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें वो लिविंग गॉड बता रही है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अप। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई, ये वास्तव में नेताओं के प्रति दीवानापन है या फिर युवा अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं और ये भावनाओं में बहकर इतने अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच फर्क करना ही भूल जाते हैं? और किस प्रकार ये ओवर इमोशनलिटी यूथ और हमारे समाज को इफेक्ट कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रघु और आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पता करने वाले हैं। तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बन रही इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, साइंस कहती है इमोशन एक ऐसी मेंटल एंड फिजिकल स्टेट है जो किसी घटना या फिर स्थिति पर हमारे दिमाग और शरीर के रेस्पॉन्स के रूप में पैदा होती है। इसमें फीलिंग्स जैसे खुशी, गुस्सा, डर और शरीर में आए हुए चेंजेस जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना और कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी शामिल होते हैं। दोस्तों, इमोशन हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन भारत में ये इमोशन कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी सैयारा को देखकर लोग थिएटर में रोते हुए नजर आए हैं। सैयारा देखकर सिनेमा हॉल्स में लोगों का क्या हाल हो रहा है, इसकी एक झलक सामने आई है। दुनिया के किसी भी कोने में फिल्म को देखकर लोग इस तरह से रिएक्ट नहीं करते होंगे जैसा कि भारत में हो रहा है। देखिए, किसी इमोशनल सीन को देखकर या फिर बातों को सुनकर आंखों का नम हो जाना तो बनता है, लेकिन जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को खोने का संकेत माना जाता है। एनीवेज, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। ट्रैफिक में झगड़ा, प्यार में पागलपन या फिर पॉलिटिक्स में नेताओं के प्रति दीवानगी, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वेल, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा कल्चर कलेक्टिविस्ट है और एक स्टडी के मुताबिक भारत में कम्युनिटी, फैमिली और रिलेशनशिप को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारी बॉलीवुड फिल्में, रामायण, महाभारत जैसी कहानियां हमें इमोशनल बनाना सिखाती है। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड कल्चर की स्टडी हमें बताती है कि इंडियन फिलोसफी में इमोशंस को डिजायर और अटैचमेंट से जोड़ा जाता है। गीता में भी कहा गया है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स इमोशंस में डिसबैलेंस लेकर आते हैं, लेकिन हमारा समाज आज इसे खुलकर एक्सप्रेस करने की इजाजत देता है। जैसे रोना, गुस्सा करना, भक्ति भाव में लीन होना, यहाँ पर सब नॉर्मल है। तो दोस्तों, हमारा दिमाग इस तरह से आखिर क्यों डिजाइन होता है? एक बार इस चीज पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये इमोशंस आखिर हमारे मस्तिष्क में किस तरह से डिजाइन होते हैं। हमारे दिमाग में एक खास नेटवर्क होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं और यही हमारे इमोशंस का हेड ऑफिस होता है, जिसमें ब्रेन का अमिगडाला पार्ट हमें ये बताता है कि किस सिचुएशन में हमको डरना है, गुस्सा करना है या फिर खुश होना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कुत्ते के भौंकने से डर जाते हैं। दूसरा है हिपोकैम्पस। ये हमारी मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखता है। जब कोई सिचुएशन आती है तो पीछे के स्टोर्ड डेटा से ये वेरीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन में किसी कुत्ते ने काटा है तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम किसी कुत्ते को देखते हैं तो हमें डर लगता है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अमिगडाला पार्ट ऑफ द ब्रेन। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है। बेसिकली ये अमिगडाला को कंट्रोल करता है ताकि हम हर वक्त सिर्फ भावुक होकर या फिर इमोशनल होकर रिएक्ट ना करें। दोस्तों, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर की फिजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना आना, हाथ पैर का कांपना वगैरह। दोस्तों, असल बात सिर्फ ब्रेन की नहीं बल्कि हमारी परवरिश और संस्कारों की भी है। कौन सी चीज हमें इमोशनली झकझोर देगी, ये पूरी तरह से हमारी अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। बचपन में जिन चीजों पर हम अपने घर, परिवार या फिर समाज को भावुक होते हुए देखते हैं, वही वायरिंग धीरे धीरे हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। यानी ब्रेन अकेला जिम्मेदार नहीं है, कल्चर भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, हमारे देश में कल्चर और इमोशंस प्रैक्टिकली अलग नहीं हो सकते। पूजा पाठ, त्योहार, शादी, मातम, हर जगह ओपनली भावनाओं को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ इमोशंस को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत समझा जाता है। भक्ति की परंपरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और ये इतनी गहरी होती है कि अगर हमें अपने भगवान या फिर गुरु में कोई कमी भी दिखे तो भी हम डाउट नहीं करते। और यही हमारा डिवोशन, समर्पण सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं रहता बल्कि इंसानों तक भी फैल जाता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो। भगवान
हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का। हमने बचपन से यही देखा है कि किसी के पैरों की धूल को माथे से लगाना, किसी संत के लिए सड़क पर लेट जाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई ऐसा करता है तो उसे हमारा समाज सम्मान भी देता है। और यही कंडीशनिंग हमें सिखाती है कि इमोशन इज पावर और रैशनैलिटी तो बस एग्जाम और साइंस की लैब तक सीमित रह जाती है। इसी वजह से कोई अगर ज्यादा लॉजिकल सोच रखता है तो हमारा समाज उसे रिबेल मानता है। हमें सिखाया जाता है कि भगवान से डरना चाहिए, धर्म ग्रंथों को कभी चैलेंज मत करो, बड़ों की हर बात को मानो, चाहे फिर वो गलत हो या फिर सही हो। और ऐसा होने से धीरे धीरे सवाल पूछने की आदत मर जाती है और इंसान सिर्फ फॉलोवर बनकर रह जाता है। यही वजह है कि आज के यूथ में हीरो वर्शिप कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। नेता और बाबा लोगों के लिए किसी देवता से कम नहीं है। उनसे सवाल पूछने की बजाय लोग उनके दर्शन करके भावुक हो जाते हैं, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि आपने जनता के लिए क्या किया। लेकिन नहीं, हम इंडियंस तो सिख कल्चर में जीते हैं। किसी फिल्मी हीरो की मूवी रिलीज हो तो भीड़ उसके घर के बाहर लगी मिलेगी, थिएटर्स हाउसफुल हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी इतनी भीड़ किसी लाइब्रेरी या फिर आर्ट गैलरी के बाहर देखी है? शायद नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें नॉलेज से ज्यादा अपनी इमोशनल हंगर को सेटिस्फाई करना होता है। और यही वीकनेस है जिसका फायदा उठाकर बाबा और शूडो लीडर्स करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर सिर्फ मार्केट बन चुकी है, जहाँ इमोशंस की ओपनली ट्रेडिंग होती है। इंडिया में आज 9,000 से ज्यादा कल्ट्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स कितने होंगे। एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब रिलीजियस रिचुअल्स को बचपन से बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन पर ये परमानेंट इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। इसलिए किताब गिरने पर माथे से लगाना, प्रसाद गिरने पर ईश्वर से माफी मांगना या फिर मंदिर के सामने से निकलने पर ऑटोमेटिकली सर का झुक जाना, ये सब हमारे इमोशनल रिफ्लेक्स बन चुके हैं। दोस्तों, समस्या ये है कि ये कंडीशनिंग हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को नष्ट करती जा रही है। हमारे युवाओं के बीच प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो भी उनकी भावनाओं को सूट करता है वो बिना किसी वेरिफिकेशन के उसे सच मान लेते हैं और भावनाओं में आकर उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब उन्हें कौन बताए कि वर्तमान अमेरिका ने विश्व गुरु भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब वो हमसे कहते हैं कि तुम कौन हो भाई? यानी इमोशनल होकर भारत विश्व गुरु है ये नारा लगा देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। दुनिया की राजनीति हमेशा इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक और नेगोशिएशन से चलती है। इस इमोशनल ओवरड्राइव का असर सिर्फ आम भारतीयों पर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा यूथ पर देखने को मिलता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर इमोशनल कंटेंट तुरंत वायरल हो जाता है। वीडियो क्लिप्स मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। अगर किसी वीडियो में राष्ट्रवाद या फिर धर्म के बारे में कुछ बोल दिया तो बिना किसी वेरिफिकेशन के लोग उसे वायरल करना शुरू कर देते हैं। और इससे हमें साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया और फैक प्रोपेगेंडा ने भारतीय युवाओं की सोच पर कितना गहरा असर डाला है। बार बार इमोशन होने वाली अप्रोच ने हमारी यंग जनरेशन का कचरा बना दिया है। यहाँ स्कूल और कॉलेजेस शिक्षा के स्थान नहीं बल्कि फैक्ट्रीज बन चुके हैं। यहाँ से निकलने वाले बच्चे क्रिटिकल थिंकर नहीं बल्कि फॉलोअर्स बनकर निकल रहे हैं। दोस्तों, भारत का कल्चर हमेशा से इमोशनल ड्रिवन रहा है। भक्ति, परंपरा, त्योहार, धर्म, परिवार सब कुछ इमोशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही इमोशंस रैशनैलिटी और प्रश्न पूछने की संस्कृति को खत्म करने लगता है। जब हम किसी नेता या फिर गुरु के बारे में हो रही आलोचना को पर्सनली लेने लगते हैं, उनके बारे में दो शब्द सुनते नहीं उससे पहले ही हम ऑफेंड होने लगते हैं। जब हम लॉजिक के बजाय सिर्फ भीड़ की मानसिकता या फिर मैं कहूँ कि हर्ड मेंटेलिटी में जीने लगते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भारत में इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिसर्च और साइंटिफिक टेम्परामेंट उतना तेजी से नहीं बढ़ पा रहा जितनी तेजी से इमोशनल ड्रामा और बाबा कल्चर और मैं कहूँ कि अंधभक्ति बढ़ रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि देश में प्रॉब्लम्स को सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही काफी नहीं है। एक देश तब सुधरता है जब प्रॉब्लम्स को पहचानने के बाद एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना होगा, जिससे डिग्री लेने के बाद युवा वास्तविक रूप से किसी कार्य को करने के लिए काबिल हो सके। युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी प्रोवाइड करने वाले बनना होगा। और साथ ही अपनी रैशनैलिटी, सवाल जवाब करना और कम्युनिकेशन स्किल्स को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। रटने वाली पढ़ाई को खत्म करना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च बेस्ड स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर फोकस करना होगा। शिक्षा क्षेत्र में हो रहे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ से आने वाली पीढ़ियां गढ़ी जाती है और यहाँ गड़बड़ी होने का मतलब है पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित होता है। टीचर्स ट्रेनिंग को बेहतर बनाना होगा ताकि शिक्षक भी 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से पढ़ा सके। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि देश के बैकवर्ड एरिया में भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। सोशल मीडिया और फेक न्यूज को पहचानने की क्षमता और मीडिया लिटरेसी को कोर्स का हिस्सा बनाना होगा। दोस्तों, सिर्फ नंबर्स की दौड़ नहीं बल्कि स्किल्स और क्रिएटिविटी पर भी फोकस किया जाना चाहिए।
और इसी क्रम में ये लिस्ट बहुत लंबी है। गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी चीजों पर पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, यूथ को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो दोस्तों सवाल ये नहीं कि हम इंडियंस इतने इमोशनल क्यों हैं, सवाल ये है कि ये इमोशनलिटी हमें आगे लेकर जा रही है या फिर पीछे खींच रही है। दोस्तों इमोशन एक सबसे अच्छा इंसानी गुण है, केवल तभी जब इसे सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन जब ये इमोशंस हमें समझने और सवाल जवाब करने की क्षमता में बाधा बनने लगे, तब ये हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।